नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया। और अगर इस वक्त की बात करें तो ख़ास करके जून जुलाई का महीना उसके अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत दो ही चीज़ों की आती है। एक है बिजली और दूसरा है पानी। ना बिजली वक्त पे आती है और ना पानी वक्त पे आता है, ख़ास करके इन दिनों में, चाहे वो जम्मू मेन सिटी हो चाहे वो जम्मू के आउटस्कर्ट्स हों। और हम लोग लगातार इस चीज़ को हाईलाइट भी करते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आप रोज़ ही देखते होंगे लोग स्टेटस अपडेट करते हैं कहाँ कहाँ पर बिजली है इस टाइम और कहाँ कहाँ पर नहीं है। और देख के इतनी हंसी आती है कि मैक्सिमम हर एक इंसान अपने इलाके का नाम ले रहा होता है कि यहाँ पर बिजली नहीं है। एक दो बार तो लोगों ने ट्विटर पे भी लिखा और उसके बाद जो पीडीडी की एमडी हैं उनके द्वारा उन लोगों को ब्लॉक कर दिया गया। शायद सुन नहीं पाए कि उनके इलाके का ट्रांसफार्मर पिछले 10 दिन से सड़ा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे सुनील डिम्पल जी से, जो कि एक नेता होने के साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और इन मूलभूत चीज़ों के ऊपर लगातार बात करते रहते हैं, सड़क, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों पे, क्योंकि ये लोगों की डेली नीड्स के साथ जुड़ी हुई हैं। पहले हम आज बात करते हैं बिजली की और फिर हम पानी की भी बात करेंगे। जहां बिजली के कट चल रहे हैं वहीं पे आने वाले दिनों में बिजली प्राइवेटाइज भी होने जा रही है। अब ये प्राइवेटाइजेशन भी होने जा रही है, काफ़ी ज़्यादा बिजली के दाम भी बढ़ जाएंगे, बिल भी देने पड़ेंगे, बिजली के कट क्या कोई पता नहीं तब भी ऐसे ही चलते रहें या नहीं चलें। सुनील जी, प्राइवेटाइजेशन बिजली की किस तरह से आप इसको देखते हैं और क्या ये सही चीज़ है? कुछ दिन से हम देख रहे हैं कि इसका चर्चा भी हो रहा है, इतने नए ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं, नए मीटर्स आ रहे हैं, वो यहाँ पर लगेंगे। ऑलरेडी मीटर्स लगे हुए हैं, अगर नए स्मार्ट मीटर्स लगने हैं तो इनका खर्चा क्यों किया गया और इनका खर्चा अब कौन बियर करेगा, ये जो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया आशीष जी। और मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बिजली और पानी के दो विभाग ऐसे हैं। वैसे तो मैं समय समय के ऊपर हर ज्वलंत मुद्दे के ऊपर डिस्कशन, चर्चा करता रहता हूं और उसके ऊपर अधिकारियों के समक्ष बातें करता रहता हूं। लेकिन बिजली और पानी एक ऐसा मेरा मुद्दा है जो कि मेरी पहचान बन चुका है। बिजली और पानी को लेकर के अक्सर मुझे सड़कों के ऊपर आना पड़ता है और इसके लिए मैंने इनको लंबी लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स भी दिए सरकारों को। और पिछले 20-25 सालों से मैं बिजली और पानी के लिए, रिफॉर्म्स के लिए जितना संघर्ष सुनील डिम्पल ने किया है, शायद ही किसी राजनीतिक दल ने इतना काम किया होगा। अब आपने जो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है कि बिजली के कट्स समय समय के ऊपर हो रहे हैं, बिजली की हालत ऐसा है, तो मेरा उसको कहने का ये मतलब है कि देखिए साहब, बिजली को प्राइवेटाइज कर रहे हैं जो सरकार, इसके हम विरोध में हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर में सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। मैं चाहूंगा कि अगर जम्मू कश्मीर की बिजली को प्राइवेटाइजेशन किया जाता है तो इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर के जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो बिजली पैदा करते हैं आशीष जी, जैसे सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट, ये केंद्र हमें जम्मू कश्मीर को वापस दे दें, क्योंकि ये हमारी जमीन के ऊपर लगे हैं, इसमें पानी हमारा है और यहां से सारी जो बिजली है पहले वो केंद्र में जाती है और वहां से जम्मू कश्मीर की सरकार को खरीद करके जम्मू में लानी पड़ती है। मैं आप ही के माध्यम से देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह संदेश भेजना चाहता हूं कि आप इसको प्राइवेटाइज मत कीजिए। इससे बेहतर होगा कि जम्मू कश्मीर के हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो हमें दे दीजिए, इसको प्राइवेटाइजेशन करने की बजाय। और क्योंकि हमारे पास सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट इतनी बिजली पैदा करते हैं कि हम पूरे देश को देने के बाद, बिजली बेचने के बाद, हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुफ्त में बिजली दे सकते हैं। हमारे सलाल और उड़ी हाइडल प्रोजेक्ट इतनी बिजली बना रहे हैं और ऐसे में अगर बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन की जाती है आशीष जी, तो ये हमारे जम्मू कश्मीर के साथ बड़ी बेइंसाफी होगी, क्योंकि आगे ही हमारी बेरोजगारों की सेना कोई कम नहीं है। अनएम्प्लॉयड की संख्या दिन व दिन बढ़ती चली जा रही है। जिस प्रकार से आप स्वयं भी युवाओं में जाकर के कभी उनके SRO 202 के मसले, कभी कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, कभी डेली वेजर्स के आप लेकर के मसले जाते हैं
अगर बिजली का विभाग प्राइवेटाइज हो जाता है तो इससे हमें दो नुकसान होंगे। एक तो बिजली हमें बहुत महंगी मिलेगी, दूसरा इसमें हमारे आने वाली जनरेशन को बिजली विभाग में कोई नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि बाहरी राज्य के ठेकेदार, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स, अदानी, अंबानी, रिलायंस, जिसको भी, इरकॉन, जिनको भी एक ठेके मिलेंगे, वो बाहर से ही अपने स्टाफ लाएंगे, जेईज, एडब्ल्यूज हैं, और नीचे के क्लरिकल स्टाफ के लिए। और हमारे अपने बच्चे कहाँ जाएंगे? मुझे एक प्रतिनिधिमंडल कल ही, चंद दिन पहले ही, बिजली विभाग का भी मिला, पीएचई विभाग का भी मिला, और वो कह रहे थे कि आप हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो हमारे लिए भी, डेली वेजर्स के लिए भी कुछ करें। तो मैंने उनसे कहा, देखिए, अगर आशीष जी 1 लाख मुलाजिम हमारा सीधा सीधा बिजली विभाग का, उसका भविष्य ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एक्सियंस, एईज, जेईज, क्लरिकल स्टाफ नीचे, और 40,000 तो सिर्फ पीडीडी के डेली वेजर्स ही हैं। उनका भविष्य क्या हुआ अगर बिजली प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो? और फिर लोगों को सिर्फ महंगी बिजली मिलेगी, रेट तो उन्हीं के मुताबिक सेट होंगे। हो सकता है 8 रुपये से 10 रुपये के बीच में हो। आगे ही हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं प्रधानमंत्री जी, और मैं जेके मीडिया के माध्यम से आप ही को, क्योंकि जेके मीडिया की बातें जो है गंभीरता से उपराज्यपाल साहब भी लेते हैं, प्रशासन भी लेता है, और केंद्र सरकार भी लेती है, तो मैं आप ही के माध्यम से जम्मू कश्मीर की जनता की ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये बेइंसाफ़ी हमारे साथ नहीं करना, और हमारे बिजली विभाग को प्राइवेटाइजेशन नहीं करना। सुनील जी, बड़ी अच्छी आपने बात की कि प्राइवेटाइजेशन करने से पहले जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो हमें वापस दे दिए जाएं। बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका। इसी के साथ जो मैंने दूसरी बात रखी कि स्मार्ट मीटर्स लगने की बात हो रही है। पहले इन्होंने कहा था कुछ 1 लाख कुछ संख्या में मीटर्स आ रहे हैं, जिसमें से 80,000 यहाँ लगेंगे और कुछ वहाँ जाएंगे। फिर जम्मू से आवाज़ उठी तो फिर कश्मीर को ज़्यादा मीटर दिए गए। वैसे ये नई बात नहीं है, हमेशा से इस तरह से होता आया है, और जम्मू के अंदर मैक्सिमम मीटर्स लगे हुए हैं और कश्मीर के अंदर मैक्सिमम मीटर्स अभी भी नहीं लगे हुए हैं। एक तो पहले मीटर लगाए गए, अभी वो मीटर ठीक काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का ये खर्चा हुआ था। अब स्मार्ट मीटर्स को लाके इनको उतार देंगे तो ये जो नुकसान होगा ये आम आदमी के टैक्स से पैसा जाता है। क्या इस नुकसान की भरपाई हो पाएगी? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका आशीष जी। ये स्मार्ट मीटर्स का पहले 1,35,000 मीटर लगाने सरकार जा रही थी, 10 दिन पहले की खबर है। और फिर जब 1,35,000, जिसमें से 85,000 जम्मू में लग रहे थे और 30,000 कश्मीर में, हमने इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। हमने कहा कि किसी प्रकार से ये बेइंसाफ़ी जो है प्रधानमंत्री जी के और वो वहाँ के बिजली मंत्रालय जो केंद्र का है वहाँ तक जाए, और उपराज्यपाल साहब तक भी जाए, क्योंकि ऐसे एक तो लॉकडाउन में हम चल रहे हैं, और किसी ना किसी तरीके से मैंने और ये आवाज़ उठाई कि ये बेइंसाफ़ी क्यों हमारे साथ, हमको 85,000 मीटर और वहाँ पे 30,000, वो भी तो हमारे भाई हैं, बराबर की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, हर चीज़ में हिस्सा बराबर का होना चाहिए। तो सरकार की आंखें खुली और सरकार ने इसके ऊपर, जब मैंने इसको, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सुनील डिम्पल ने जब आवाज़ उठाई तो ये आवाज़ पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी तक भी गई। आपने देखा होगा कि उसी समय जितेंद्र सिंह जी ने उपराज्यपाल साहब से, मुर्मू साहब से 2 बातें की थी। एक तो बिजली के स्मार्ट मीटर्स को डेफर किया जाए, ठीक है, और दूसरी उन्होंने बात की थी कि SRO 202 को भी सोच विचार किया जाए। ये जब अब का नहीं, ये 10 दिन 15 दिन पहले की बात। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि पीएमओ मंत्री साहब ने, जितेंद्र सिंह जी ने आदेश दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हेडलाइंस बन गई कि जितेंद्र सिंह जी ने बात उपराज्यपाल साहब से की, तमाम समाचार पत्रों में आ गई कि स्मार्ट मीटर्स की रोक लगाने के लिए, और इसको, लेकिन एक गिमिक ऐसा हुआ कि आगे तो वो खबर थी कि स्मार्ट मीटर से रुक गए, लेकिन जब पिछले कॉलम्स में हमने पूरी खबर पढ़ी तो उसमें लिखा गया था, रोहित कंसल जी ने, जो प्रवक्ता है केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार के, उन्हीं का था कि नहीं, हम 1 जुलाई से 2 लाख मीटर लगाने जा रहे हैं। अब 1 लाख जम्मू को मिलेगा और 1 लाख कश्मीर में लगेगा। मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात को लेकर के कि ये केंद्र के मंत्रियों की भी बात को थोड़ा आया गया कर देते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं इनसे
कि 80% आशीष जी जो बिजली का रेवेन्यू है वो जम्मू क्षेत्र से इकट्ठा होता है। अब उधर से क्या होता है वो आप खुद ही अंदाजा लगा ले, क्योंकि अब इन्होंने जम्मू और कश्मीर को तभी हिस्सा मिलेगा जब जम्मू और कश्मीर एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। अब समीकरण बदल गए हैं जम्मू कश्मीर के। पहले हम एक दूसरे के साथ भेदभाव का इशारा दे करके तो जंग लड़ते थे, और उसकी राजनीतिक दल भी तमाम जितने रहे हैं वो भी उसका फायदा लेते थे, चाहे वो कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, चाहे और भी राजनीतिक दल कोई भी हो, वो इसका एक्सप्लॉयटेशन का फायदा लेते थे कि जम्मू को इतना, कश्मीर को इतना। लेकिन अब मेरी परिभाषा जो विचारधारा है वो बदल गई है। जम्मू और कश्मीर को अपने अधिकार के लिए इकट्ठा लड़ना पड़ेगा, चाहे वो SRO 202 का मसला हो, SRO 24 का मसला हो, बेरोजगारी का मसला हो, बिजली का मसला हो, प्राइवेटाइजेशन का मसला हो, पानी का मसला हो, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का मसला हो। तो स्मार्ट मीटर्स अब 1 जुलाई से लगने जा रहे हैं। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब हमारे ये मौजूदा मीटर लगे गए थे तब हमसे ये वादा किया गया था आशीष जी कि आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी, और ये भी वादा किया गया था कि आपको जो अच्छी तरीके से और आपकी बिजली की कटौती नहीं होगी। अब उन मीटरों में क्या खराबी है जो इतना बदलने का? पहले उन मीटरों का विरोध हमने किया था कि ये मीटर नहीं लगाएं क्योंकि ये डिजिटल मीटर्स हैं और इसमें गड़बड़ी होना, थोड़ा सा गड़बड़ी रोकने के लिए हम उसका विरोध कर रहे थे कि जम्मू के लोग जो है वो गरीब लोग हैं, फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं। अभी भी आप देखिए इस लॉकडाउन में हमें उम्मीद थी कि शायद सरकार जो है वो व्यापारियों के, होटलियर्स के, सिनेमा घरों के, मॉल्स के बिजली के किराए माफ़ कर देते, लेकिन हमें 20 लाख करोड़ के पैकेज में से कोई 6-6 महीने के जो बिजली के किराए हमें उम्मीद थी कि माफ़ कर देते। अब इतना इकट्ठा बिजली का किराए का बिल उन्होंने भेज दिया है लॉकडाउन में। काम तो हुए नहीं कोई भी, चाहे दुकान हो, चाहे ढाबे हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल्स हो, फैक्ट्रीज हो, तो इतना बिल देना मुश्किल हो रहा है। मैं देख रहा था, मैं खुद भी मुझे हज़ारों रुपये अपना बिल जमा करवाना पड़ा, और मैं देख रहा था कि लंबी लंबी कितारें लगी हुई थी। मैंने कहा यार इतना रश क्यों बढ़ गया, अरे बिजली का किराया नहीं कराएंगे तो कट जाएगा। और वो सारे दे तो रहे थे, ये जम्मू की जनता ही है जो किराया देती है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कतारें मुझे कहीं और नजर आती हैं बैंकों में। मैं अपना भी किराया जमा करवाने गया था, देखा, मैंने कहा कि सभी को देखा तो कहते बिजली का किराया, और वो बेचारे ये भी कह रहे थे कि इतना इकट्ठा हो गया, 3-3, 4-4 महीने का बिल, अब घर का खाना खाएं, काम है नहीं, रोजगारी है नहीं, तो कैसे काम चलेगा। चलिए वो तो बात देना है किराया, लेकिन हमें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। उम्मीद थी कि चलो बैंक के इंटरेस्ट ही माफ़ हो जाते, उसमें भी कुछ नहीं मिला हमें। अब स्मार्ट मीटर्स का जो पहले लगाए थे उसमें भी कमीशन, अब ये जो मीटर्स आ रहे हैं हम चाहेंगे कि उपराज्यपाल साहब लगाने से पहले आप, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होते ये, जैसे ये डोमिसाइल का सर्टिफिकेट को लादना, या फिर ये टोल प्लाजाज को लगाना, या फिर SRO 202 का मसला, या बिजली को प्राइवेटाइजेशन करना, या फिर इंटरेस्ट वेव ऑफ करना, ये सारे राजनीतिक फैसले होते हैं और ये फैसले चुनी हुई सरकारें करती हैं। तो ऐसे मौके के ऊपर आप इसको स्थगित करें। इस समय हमारे कोई वो गवर्नमेंट तो है नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोगों के नुमाइंदे नहीं है, तो इसलिए आप प्राइवेटाइजेशन का जो मुद्दा है ये चुनी हुई सरकार के ऊपर रखें। आज नहीं तो कल जम्मू कश्मीर में चुनाव तो होने ही है, तो ये उसके ऊपर रखें। आपको इतनी जल्दी क्यों है? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि टोल प्लाजा लगाने की भी आपको इतनी जल्दी क्यों है। कभी आप मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इतने भारी चालान कर देते हो लोगों को, कोई भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सारे राज्यों में इसको मोटर व्हीकल एक्ट को कोई लागू नहीं कर रहा, लेकिन जम्मू ही एक ऐसा है जहाँ पे कोई किसी को चालान हो जाए तो 5-10 हज़ार रुपये से कम चालान नहीं हो जाता। सरकार ऐसे मौक़ों के ऊपर राहत देने के लिए होती है। महामारी में एक तरफ हम चाइना से जंग लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हैं, तीसरी तरफ कोविड-19 कोरोना वायरस की भुखमरी से जंग लड़ रहे हैं। अब आप बिजली को प्राइवेटाइजेशन करेंगे, उनके डेली वेजर्स को खजल करेंगे, बिजली विभाग को प्राइवेटाइज करेंगे, तो हमारे जम्मू कश्मीर का एक भी नौजवान को नौकरी मिलने वाली नहीं है उसमें। जी एक आखिरी सवाल करूंगा, एक बड़ा अहम मुद्दा है बिजली और पानी से हटकर, स्कॉलरशिप जो
आतंकियों की फैमिलीज को देने की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि सही डिसीजन है? जी, ये कह रहे हैं कि अगर आतंकियों की फैमिलीज को अपीज किया जाएगा तो शायद वो आतंकवादी ना बने, इसलिए उनको स्कॉलरशिप दी जाए। कल 6 साल के एक बच्चे को भी आतंकवादी ने गोली मार दी, क्या हम इसी आतंकवादी की फैमिली को स्कॉलरशिप दे रहे हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने आशीष जी किया है, लेकिन क्योंकि मुझे एक मिनट चाहिए, जो पिछला हमारा सवाल था वो थोड़ा अधूरा रह गया, मैं उसको कंक्लूड कर लूं। बिजली के साथ पिछले साल इरकॉन के काम हुए, उपराज्यपाल साहब करोड़ों रुपया खर्च किया गया, पूरे शहर में केबलें बिछाई गई, बक्सेस लगाए गए, मीटर लगाए गए। बिजली कहां से चोरी होती? फिर उन मीटरों को क्यों आपने नए मीटर के महंगा थोप रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर? क्यों गरीब जनता के को मजबूर कर रहे हैं? और इरकॉन द्वारा वो लगाई गई थी। लेकिन अफसोस की बात आशीष जी ये निकली कि इरकॉन के ने भी इतना घटिया और करोड़ों रुपए का काम किया पूरे जम्मू शहर में। उनकी केबलें भी जल गई, एमसीबी भी जल गए, आपने खुद देखा होगा, कवर किया होगा। कभी आग कच्ची छोड़ी में लग रही थी, जल रहे हैं, कभी शोरूम्स जल रहे हैं। हमारे अपने ही यहाँ मेरे अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम केबलें जल गई इरकॉन की लगाई हुई। पहले उसकी भी सीबीआई इंक्वायरी करवाई जाए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं पानी के लिए एक अहम मुद्दा है, हर साल बिजली की 10-10, 20-20 घंटे कटौती होती है गर्मियों में। इसके साथ साथ मैं उपराज्यपाल साहब आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि आप पहली फुर्सत में, और केंद्र के प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगा और अपने जल मंत्री से भी कहूंगा, हाँ, पीएचई मिनिस्टर जो के सेंट्रल हैं, और जम्मू कश्मीर के भी प्रशासन से कहूंगा कि हमारा चिनाब का पानी का प्रोजेक्ट जो अखनूर से सप्लाई करना है, पिछले 20 सालों से वो लटका हुआ है। कभी एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में फाइल जाती है, कभी एक दफ्तर से, कभी ईरा से पीएचई से सेंटर में, सेंटर से फिर वापस आती है। तो हमारा जब तक चिनाब का पानी अखनूर से हम ला करके जम्मू शहर के लोगों को नहीं देंगे, तब तक ये पानी की किल्लत जम्मू में ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि तभी का पानी जो है जम्मू शहर के लोगों की ज़रूरत को पूरा नहीं कर रहा। और साथ में मैं ये चाहूँगा कि तमाम विभागों के डेली वेजर्स को पक्का किया जाए, चाहे वो पीएचई, पीडब्ल्यूडी और आरएनबी हो। और इसके साथ साथ मैं अब आता हूँ एक ज्वलंत सवाल जो आशीष जी ने किया है कि जो स्कॉलरशिप दिया जा रहा है इन आतंकवादियों के घर वालों को, मैं ये पूछना चाहता हूं और उपराज्यपाल साहब से भी कहना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि ये जो योजना बनाई गई थी, ये योजना कब से शुरू हुई थी? कब से शुरू की गई थी कि आतंकवादियों को पेंशन्स दी जाए? राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे, मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अब तो सवाल यह था कि यह सरकार इसको दुगना करने जा रही थी। सरकार की नजर में यह क्यों नहीं आया? क्या सरकार ने ये जो 27 पॉइंट्स की एक लिस्ट में स्कॉलरशिप देने वाली बात लिखी गई कि उनके बच्चों को दिया जाएगा, मिलिटेंट्स को, किन मिलिटेंट्स के बच्चों को दिया जाएगा? उन बच्चों उन्हें दिया जाएगा जिन्होंने हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सेना के, जम्मू कश्मीर के जवानों को शहीद किया? क्या उन टेररिस्ट को दिया जाए, उन बच्चों को दिया जाएगा? या बुरहान वानी के भाई को भी देने का प्रयास किया गया था? बुरहान वानी के घर वालों को भी देने का प्रयास किया गया था। अगर ये सरकार को स्वयं सोचना चाहिए था कि ये जो टेररिस्ट को पेंशन्स दी जा रही है, किसकी इजाजत से दी गई? जब से ये शुरू हुई और आज तक क्या आपने उन परिवारों से पूछा जिन माओं के बेटे चले गए, आतंकवादियों ने शहीद कर दिए? क्या उन बहनों से मेरी पूछा जिनके सुहाग उजड़ गए कि हम पेंशन देने जा रहे हैं इनके परिवारों को और इनके बच्चों को, टेररिस्ट के बच्चों ने जिनके आपके बेटे को, सुहाग को उजाड़ा है, शहीद किया है? क्या आपने उन बहनों को पूछा पेंशन देने से पहले इन टेररिस्ट के परिवारों को जिनके भाई चले गए और जिन्हें कलाइयां नहीं मिलेंगी राखियां बांधने के लिए? क्या आपने अजय पंडिता के परिवार से पूछा? क्या आपने वो परिहार ब्रदर्स से पूछा? मेरे वो मित्र थे, वो परिहार ब्रदर, दोनों भाई मेरे मित्र थे और घनिष्ठ मित्र थे वो।
क्या उनके परिवार से पूछा? क्या आपने सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, क्या पुलवामा के शहीद परिवारों से पूछा कि हम पेंशन्स देने जा रहे हैं टेररिस्ट ट्रेनिंग वालों को, परिवारों को? नहीं पूछा होगा। ये एक दुखद बात थी जिसके ऊपर सरकार को देखना पड़ेगा। और मैं आपको आशीष जी इसके लिए कहता हूं कि ये अच्छा हुआ आपने आवाज उठाई, लोगों ने आवाज उठाई। पहले दिन ही हमारी प्रतिक्रिया, धरने प्रदर्शन शुरू हो गए थे जब ये कान सुनने को तैयार नहीं थे। एक तरफ हमारे ऊपर चौतरफा हमला हो रहा है, एक तरफ पाकिस्तान ने हमारी पीओके गिलगिट बल्तिस्तान को कब्जा किया हुआ। मंत्री अमित शाह जी से ये मांग करूंगा कि वह चाइना और पाकिस्तान की, वो अभी हटे नहीं है वहां से, वो अभी गए नहीं है वापस, फिर लौट करके आ गए हैं हमारे गलवान घाटी में। और आपके माध्यम से मैं एक और संदेश